भैंस के सींग। गर्मी की दोपहर। शोभना के बंगले के चारों ओर हॉकी, टेनिस और क्रिकेट का वो विशाल आबाद हरा मैदान जो दूर नीले आकाश में जाकर मिल गया था, इंसान की आंखों को सुकून देता था और उसके हृदय को भी। मैदान के पीछे ईसाइयों का कब्रिस्तान था। मैदान और बंगले में एक तरह की निर्जनता थी, एक गहरा आस्वाद। ऊंचे ऊंचे शाल, झाऊ, लीची और बकुल के पेड़ मैदान में यहाँ वहाँ खड़े थे, और साथ ही कुछ देसी और विदेशी फूल। आज स्कूल बहुत पहले ही छूट गया था। स्कूल से शोभना के घर तक का इतना लंबा रास्ता वो तीखी और खड़ी धूप सिर पर लिए चारू पैदल चला आ रहा था, अकेला। जहां 3-4 बकुल के पेड़ों ने पूरे बंगले को ओट में ले रखा था, वहां आकर चारू रुक गया। उसकी ठीक बाद बबूल की बाड़ थी, जिसने पूरे मैदान को घेर रखा था। चारू ठिठक गया। वो जिस काम के लिए आया था वो आज नहीं हो पाएगा। बंगले की सीढ़ियों के पास झाओं की छाया में 8-10 साइकिलें कात होकर लेटी हुई थी। चारू वहां से हट जाना चाहता था, लेकिन लड़कों ने उसे देख लिया था। अंततः स्कूल के लड़कों के साथ उसे भी रुकना पड़ा। वो भी तो स्कूल का ही छात्र था। दिन का अंत जिस तरह से आज हो रहा था, वैसा वो नहीं चाहता था। कम से कम आज तो बिल्कुल नहीं। चारू को झुंझलाहट हो रही थी, शर्म भी आ रही थी, लेकिन इन लोगों के सामने से वापस लौट जाने का साहस जैसे उसके भीतर सूख चुका था। शोभना और अन्य लड़कियां लीची के पेड़ की छाया में कुछ कुर्सियां फैलाकर बैठी थीं। इतने सारे लड़के लड़कियां। शोभना को चारू ने कितने दिनों से अकेला नहीं पाया था, न जाने कितने कितने दिनों से। चारू ने मन ही मन हिसाब लगाया, लगभग 2-3 साल हो गए होंगे। पर आश्चर्य यह था कि 2-3 साल पहले जब शोभना चारू को प्रेम करती थी, तब चारू उसे नफरत करता था। उसका चेहरा, उसके हाथ पांव, उसकी फ्रॉक, सब कुछ चारू के लिए असहज था। वो लड़की उसे कितनी अजीब और अनावश्यक लगती थी। लेकिन आज शोभना कितनी बदल गई है। आज वो एक विषय है, एक विस्मय है। वो लड़की आज जामुनी रंग की साड़ी पहनकर लीची के पेड़ के नीचे बैठी थी। धूप छांव में कोयल के गीतों और आम के बौर की खुशबू में वे सब जीवन का आनंद ले रहे थे। जीवन इन सबको मिल रहा था, इन लड़कों को, इन लड़कियों को। काश चारू भी इन्हीं में से एक हो पाता। इसी तरह झाओं की छाया में साइकिल खड़ी करके उसकी गद्दी पर सिर टिकाए, ये खोजे बिना कि रूप क्या है या ये समझे बिना कि प्रेम क्या है, हॉकी और क्रिकेट के माहौल में दोपहर की धूप छांव, आलस्य और बबूल के फूलों की महक में डूबा रहता। यदि इन स्कूल के लड़कों की तरह सीटी बजाते हुए जीवन बिताया जा सकता, लेकिन वो किसी के जैसा नहीं था। साइकिल की गद्दी पर पड़े बकुल के पेड़ों की ओर देखते ही उसे एक टीस होती थी। ये दोपहर, ये कोमल छाया न जाने क्यों आज उसके लिए कठोर हो उठी थी, उसे चुभ रही थी। रंजीत, जो शोभना का भाई था, बोल उठा, चारू, तुम अभी तक साइकिल चलाना नहीं सीख पाए? रंजीत जैसे इस दोपहर की धूप से भी ज्यादा तीखा था। वो वैसे ही कष्टदायक शब्द कह रहा था जो इंसान को चोट पहुंचाते हैं। शोभना ने लीची के पेड़ के नीचे से पुकारकर कहा, साइकिल किसने नहीं सीखी भैया? शोभना का ये बचपना। फिर भी उसकी आंखों में आंखें डालना अब संभव नहीं था। घास पर अपनी गर्दन झुकाकर चारू बकुल की कोमल टहनियों की ओर देखता रहा, लेकिन ये प्रेम कोमल नहीं बल्कि बहुत कठिन जान पड़ रहा था। पेड़ों के ऊपर आसमान था, आसमान में बहुत सी चीलें थीं। ये लड़के उन सब की ओर नहीं देखते। वे नहीं सोचते कि उन सब का क्या परिणाम होगा। लेकिन वे कितने सुंदर हैं। फिर भी क्या वे सुंदर हैं? जैसे कुछ कठोर, केवल कठोर। कम से कम इस जगह पर, कम से कम आज और अभी। रंजीत ने शोभना की बात का जवाब दे दिया था कि वो कौन है जो आज भी साइकिल चलाना नहीं जानता। शोभना ने बड़े चाव से ये सुना। उसके बाद उसने क्या किया चारू को नहीं पता। चारू ने बहुत देर से उसके चेहरे की ओर नहीं देखा। वो जानता था कि वो साइकिल चलाना सीख सकता है। यदि वो चाहे तो मोटर चलाना या हवाई जहाज का पायलट बनना भी उसके लिए कठिन नहीं था। पर फिर भी ये सब सीख लेने पर भी वो इनके जैसा नहीं बन पाएगा। वो इन लोगों से अलग था। यदि चारू ये समझ पाता कि सड़क पर मील दर मील साइकिल के पैडल मारकर ऐसे भी वैसा ही सुख मिलेगा जैसा इन लोगों को मिलता है, तो वो कब का साइकिल सीख चुका होता। पर साइकिल चलाने में आखिर क्या सुख है? बल्ला कीतने में क्या मौज है? या किताबों का पाठ रटकर इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने में ही कौन सा आनंद है? आनंद, मौज, सुख, वो इनमें से किसी भी चीज के भीतर कुछ नहीं पा रहा था।
उससे बेहतर तो शाम के समय धान के खेतों के पास वाली सड़क पर अकेले टहलते हुए बहुत सी बातें सोचना था। मन के भीतर एक अजीब सी खिन्नता जाग उठती थी। तब उसके भीतर ही जीवित रहने का कुछ संबल मिलता था। तब खेतों के किनारे बैठकर बादलों की ओर देखना, शाम को सिर के ऊपर से उड़कर वन की ओर जाते हुए कौवों को देखना, ये सब उसे मीठा लगता था। खेतों में धान नहीं था, केवल पुआल था। पीला पुआल, सुनहरा पुआल। लोग उसे काटकर बड़े बड़े बोझ सिर पर लाद कर ले जा रहे थे। वे सुनहरे पीले बोझ जहां तक दिखाई देते, उन्हें देखना उसे अच्छा लगता था। लेकिन लड़के शोर मचा रहे थे। कौन किस तरह से साइकिल चला सकता है, दोनों हाथ छोड़कर या तेजी से गोल गोल घूमकर। सर्कस के खिलाड़ियों की साइकिलबाजी की बातें हो रही थी। तभी रणजीत ने कहा, चारू, मैं तुम्हें साइकिल सिखा दूंगा। लेकिन चारू खुद ही सीखेगा, आज घर लौटकर। चांदनी रात है, अपने घर के पास वाले अकेले मैदान में वो खुद ही अभ्यास करेगा। फिर एक दिन दोनों हाथ छोड़कर पेडल मारते हुए वो शोभना के अहाते में हाजिर होगा, चांदनी रात में। चारू सोच रहा था, शायद इसमें थोड़ा आनंद मिले, रणजीत शायद उसकी पीठ थपथपाए। लेकिन फिर भी चारू कभी भी साइकिल नहीं सीखना चाहेगा। घंटों बैठकर इस जानवर साइकिल को बर्दाश्त करना, क्यों, किस लिए? क्या धान के खेतों के पास शाम के समय अकेले पैदल चलने से ही पर्याप्त आनंद नहीं मिल जाता? वहां भागती दौड़ती साइकिल कितनी अनावश्यक है। चारू इसी तरह सोच रहा था। शोभना जीवन को दूसरे तरीके से देख रही थी। लड़कों ने आज एक क्रिकेट मैच के लिए रणजीत का अहाता घेर रखा था। खेल शुरू हुआ, रणजीत को भी टीम में लिया गया। उसने सबसे पहले बल्ला संभाला। बल्ला पकड़कर उसने एक बार शोभना की ओर देखा। उसके जीवन का यही वो क्षण था। रणजीत बल्ला थामे खड़ा था। उसने शोभना की ओर एक नजर डाली। जीवन का ये क्षण उसके लिए एक उत्सव जैसा था। कौन जाने ऐसा मौका फिर कब आए। रणजीत कितना निपुण खिलाड़ी है, शोभना ये नहीं जानती थी, इसीलिए वो बड़ी गंभीरता से उसकी ओर देख रही थी। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, वे पुरस्कार की योग्यता का सम्मान करना जानती हैं। उनके हृदय में कौन सी चीज तिरस्कार की तरह आती है और कौन सी चीज पुरस्कार की तरह, यह समझना कठिन था। चारू ने गेंद फेंकी। रणजीत ने उसे जोर से पीटा। गेंद जैसे आसमान को छूने के लिए उठी थी, लेकिन सीधे सुधीन के हाथों में जा गिरी। आउट। बल्ला रखकर रणजीत किसी की ओर नहीं देख रहा था। सिर झुकाकर फील्ड से बाहर निकलते समय उसे यह अच्छी तरह पता था कि कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा है। अब परेश बल्लेबाजी के लिए उतरा। वो जोर शोर से रन बना रहा था। शोभना शायद अब उसी की ओर टकटकी लगाए बैठी थी। फील्डिंग में अब चारू की कोई जरूरत नहीं समझी जा रही थी। टहलते हुए वो लड़कियों की ओर लीची के पेड़ों के कतार के पास आकर खड़ा हो गया। वहां धूप अपनी पूरी तीव्रता के साथ चमक रही थी। चारू सोच रहा था शायद शोभना उसे छाया में बुलाएगी, अपने पास बैठाएगी। 3 साल पहले की बात होती तो शायद वो जरूर बुलाती, लेकिन आज वो बस वहां खड़ा था, खड़ा भर था। वो वहां खड़ा है ये भी किसी को मालूम नहीं था। क्रिकेट पोस्ट से इतनी दूर वो कितनी धीरे धीरे पैदल चलकर आया था, जैसे किसी चित्रकार की तूलिका से बनी कोई कोमल आकृति धूप और छांव के बीच से गुजरी हो। लेकिन किसी एक आंख ने भी एक पल के लिए उस ओर नहीं देखा। कितनी अवहेलना, दुनिया की कितनी गहरी और निर्मम अवहेलना थी ये। चारू वहां से हटने लगा और अब उसने किसी की ओर नहीं देखा। लीची की कतारों को पार कर वो बकुल के पेड़ों की ओर बढ़ा, फिर बाबुल की बाड़ लांघ कर सड़क पर आ गया। वो एक पल के लिए रुका। उसे लगा शायद फील्डिंग के समय उसकी खोज हो सकती है। क्या इस तरह चले जाना उचित है? उसने एक पल रुककर सोचा, लेकिन मैदान में लड़कों की कोई कमी नहीं थी। उसकी जगह कोई और फील्डिंग कर लेगा। वो पूरे उत्साह और लगन के साथ करेगा। शायद चारू से कहीं बेहतर करेगा। शाम ढलने लगी थी। खेतों में धान नहीं था। खेतों के पगडंडी वाले रास्ते से होते हुए चारू नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। नदी वहां से थोड़ी दूर थी। हवा में पानी की सोंधी गंध थी और धीरे धीरे पूरा दिन अब नर्म और शांत होता जा रहा था। सूरज की ओर अब देखा जा सकता था। वो कितना गंभीर और सुंदर सोने के गोले जैसा लग रहा था। सूरज की ओर देखते हुए चारू का मन एक अजीब सी गहरी अनुभूति से भर उठा। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ा अंडा फूट गया हो और उसकी पीली कच्ची जर्दी बादलों के नीचे से फिसल रही हो। लेकिन ये दृश्य जल्दी ही समाप्त हो गया। सूरज डूब गया, अब केवल रंग बचे थे।
आकाश, नदी, मैदान और पुआन पर एक सुर्ख कृष्णचूड़ा फूल जैसी आभा छा गई थी। पेड़ों की डालियां आकाश और हवा के उन रंगों के बीच लगातार हिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो काले पत्थर को तराश कर ये डालियां बनाई गई हों। अशत, हिजल, जामुन और शिमुल की ये डालियां और पत्तियां। डालियों के ऊपर बादलों के पास पक्षियों के पंख दिखाई दे रहे थे, काले या शायद नीले। बैंगनी होलियोट्रोप, सूरज से भी ज्यादा बड़ा और गोल चांद अब निकल आया था। हवा ऐसी लग रही थी जैसे किसी का आंचल हो या किसी का हाथ, जो पृथ्वी की इन बैंगनी नीली डालियों और पत्तों से चांद के चेहरे को झाड़न की तरह झाड़ रहा हो। एक मीठी चोट, एक कोमल हाथ। आहा, चांद इसीलिए और भी उज्जवल होता जा रहा था और चांदनी चांदी की तरह निखर उठी थी। डालियां और भी नीली और भी बैंगनी होती जा रही थी। चारू बहुत देर रात तक ये सब देखता रहा। फिर एक समय उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये आकाश, ये हवा, खेत, नदी, पेड़ और चांद, इन सब को समेटे हुए एक पक्षी की तरह उड़ा जा रहा है किसी एक अनजान दिशा में। अगले दिन चारू को एक चिट्ठी मिली, औरत के हाथ की लिखी हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो धड़कन बस एक पल के लिए थी। पत्र शोभना का नहीं था, उसकी बड़ी बहन रानी ने लिखा था। चारू ने धीरे धीरे उस चिट्ठी के टुकड़े कर दिए। रानी ने चारू को आज शाम के समय बुलाया था। 3 साल पहले चारू रानी को ही चाहता था, शोभना को नहीं। 3 साल पहले, 2 साल पहले, यहाँ तक कि पिछले साल भी रानी की बातें उसके मन में आती थीं, लेकिन आज रानी उसके लिए कुछ भी नहीं थी। हाय, अगर इंसान के इस अजीब जीवन को, जो पल पल बदलकर उसे धोखा देता है, किसी तरह वश में किया जा सकता। आज यदि चारू के मन में रानी के लिए कुछ बचा होता, तो वो प्रेम की उस गहराई और प्रेम पाने की उस उमंग को समझ पाता। शायद उसे समझने से कोई विशेष लाभ नहीं था, या शायद लाभ था भी तो चारू उसे नहीं समझ पाता। आखिर आज भी वो स्कूल का ही लड़का था। प्रेम पाना उसके लिए आज भी एक रंगीन गेंद की तरह था, यदि वो शोभना का प्रेम पा सके। लेकिन आज चारू को ऐसा महसूस हो रहा था कि जब उसे शोभना के प्रेम की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तब शायद शोभना उसे ऐसी ही एक चिट्ठी लिखेगी, उससे एक पल पहले नहीं। यदि जीवन की व्यवस्था ऐसी ही है तो इंसान तर ही क्या सकता है। पर क्या वो सच में इंसान को लेकर इतना व्यस्त है? क्या रणजीत, सुधीन, परेश और गोपीनाथ जैसे लोगों के लिए उसके पास समय है? नहीं, ये लोग चारू से बिल्कुल अलग किस्म के लोग हैं। इनमें से अभी तक कोई किसी लड़की के प्रेम में नहीं पड़ा है। ये सुंदरता को अनदेखा करते हैं। ये बस बल्ला पीटकर सुख पाते हैं। स्कूल में मैचों का आयोजन करते हैं। कल ये सारा दिन स्कूल की कक्षाओं में घूम घूम कर क्रिकेट के खिलाड़ी चुनते रहे। आज एक शानदार मैच होगा। बस यही इनकी जिंदगी का सब कुछ है। मैच खत्म होते ही ये थोड़े उदास जरूर होंगे, लेकिन कल ही कोई नया काम ढूंढ लेंगे। शायद टेनिस ग्राउंड तैयार करने में जुट जाएं। इसके बाद ये लड़के भी एक दिन किसी स्त्री से प्रेम करेंगे, सुंदरता देखकर मुग्ध होंगे, शायद विछोह का कष्ट भी सहेंगे। लेकिन फिर भी इनका सुख, आनंद और व्यथा चारू जैसी नहीं होगी। चारू की तुलना में ये कहीं अधिक सरल हैं। ये गहराई से विश्वास कर सकते हैं, प्राणों की पूरी शक्ति से घृणा कर सकते हैं। ये चीख कर बात कर सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं, जैसे इनके जीवन में कहीं कोई दुविधा ही न हो। 2 क्षण स्तब्ध होकर सोचने की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। ये जैसे समुद्र की लहरों के समान है, असंख्य भैंसों के सींगों की तरह तट की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। क्यों? एक पत्थर को, एक तट को चोट पहुंचानी है, फिर वापस लौट जाना है, फिर लौटकर फिर प्रहार करना है। इसी में इनका आनंद और व्याकुलता है। क्या बस इतना ही? प्रहार करना, लौट जाना, असंख्य भैंसों के सींगों की तरह दौड़कर आना और चले जाना। फिर भी समुद्र की लहरें आज भैंसों की तरह दौड़कर आने और लौट जाने में ही जीवन का स्वाद पाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य बाकी सबकी तरह है, धान की फसल, पक्षी, घास और दुनिया के आम लोगों की तरह। वो काम करता है, जोर से हंसता है, चिल्लाकर मौज मनाता है। वो हर समय यही दिखाता है कि सृष्टि की किसी भी चीज से वो अलग नहीं है। इसीलिए घास जैसा हरा पुरस्कार उसे मिलता है, धान के मेले का पुरस्कार उसे मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसे यह नहीं मिलता।
वो अकेला व्यक्ति जीवन की उस गहराई में नहीं उतर पाता। हाय यदि वो उतर पाता, लेकिन लाख भैंसों के सींग किसी विशाल जाल के अनगिनत कांटों की तरह एक बार आकाश और हवा में फैल रहे हैं, फिर सिमट रहे हैं, फिर फैल रहे हैं। इस विराट तमाशे को देखकर वो आहत हो जाता है। हालांकि वो जानता है कि ये केवल एक मर्मांतक तमाशा नहीं है, बल्कि उन कांटों के लिए, उन भैंसों के सींगों के लिए और उन मनुष्यों के लिए ये परम आवश्यक है। परंतु वो इनके बीच नहीं है। अपने इस अनूठे अंतर को चारू ने इतनी कम उम्र में ही महसूस कर लिया है। उसने खुद को एक कवि के रूप में पहचान लिया है। शायद दुनिया के जो असली कवि हैं, उनके साथ वो किसी दिन 2 घड़ी बैठ सकेगा, लेकिन वो भी शायद संभव नहीं है। एक हॉल में भरे हुए कवियों की मंडली या जुआरी लोग कवि नहीं होते। जो कवि होते हैं वे गला फाड़कर चिल्लाते नहीं। वे एक हॉल से दूसरे हॉल में फैल जाते हैं और फिर उन्हें कहीं ढूंढा नहीं जा सकता। जीवन में वो अकेला उतरा है, अकेले ही उसे चलना होगा, अपमान सहते हुए, अनसुलझा रहकर, कोई पुरस्कार पाए बिना। सरल जीवन के लिए उसका दम घुटेगा, फिर भी उसे उस सरलता की परिधि से बाहर ही रहना होगा। वाणी ने पूछा, शोभना? चारू ने कहा, हाँ, कहाँ है वो? वे सब घर पर नहीं हैं। कहाँ गए हैं? निमंत्रण खाने गए हैं। आज इंजीनियर दिनेश बाबू की बेटी की शादी है। लौटने में रात हो जाएगी? बहुत। तुम क्यों नहीं गए? सिर में थोड़ा दर्द था। सिर में दर्द था। वो सांवली है, दुबली पतली है, शायद इसीलिए चारू को वो अच्छी लगती है। शरीर सांवला और दुबला, शायद झरहरा, लंबा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और तैरती हुई सी है, जिनमें कभी कभी एक अजीब सा आवेश छा जाता है। चारू की कविता को शायद ये लड़की समझ भी ले। शोभना की आंखों में एक चैन है, या शायद कोई चैन नहीं है। वे कितनी उज्जवल हैं, जैसे कितनी दूर तक दौड़ती चली जाती है, जैसे कोई चंचल हिरन दौड़ रहा हो, या हिरन की पीठ पर उससे भी कहीं अधिक फुर्तीला चीता। वो कितनी दृढ़, स्वस्थ और सुंदर है, पर कितनी सीमित, कितनी सरल। इसीलिए शोभना चारू की कविताओं को अनसुला कर देती है। वो तो चारू के बल्ले की ओर देख रही थी। वो ये जानना चाहती थी कि चारू को साइकिल चलानी आती है या नहीं। आज वो शादी के घर गई है। उसका सिर नहीं दुखा। चारू को चिट्ठी देकर चांदनी रात का कुछ हिस्सा अकेले बिताने का सिरदर्द शोभना ने नहीं पाला। ऐसी लड़कियां खबर नहीं देती, इंतजार नहीं करती। इन्हें खबर देनी पड़ती है। इनके लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता है, दुनिया की शोभनाओं के लिए। ये लड़कियां चिट्ठी नहीं लिखती, इन्हें बस चिट्ठी मिलती है, जैसे ये फाड़ कर फेंक देती हैं। ये चिट्ठी नहीं लिखती, और अगर कभी लिखती भी हैं तो बहुत इत्र महकते नोट पेपर पर ढेर सारी गलत स्पेलिंग के साथ, बस किसी सैर सपाटे की सूचना देने के लिए। फिर भी ये मीठी होती हैं, दुनिया की ये शोभनाएं, बस ये ही। सिर्फ अपनी सुंदरता के कारण नहीं, बल्कि ये इतनी सरल भी नहीं है। ये घास जैसी हरी है, आकाश जैसी नीली है, ये धान की तरह सुनहरी, निपुणता से भरी है। ये तेज चलती हैं, जोर से हंसती हैं। पुरुष साइकिल लेकर कैसे चील की तरह झपट्टा मारते हैं या मोटर को कैसे उड़ा ले जाते हैं, ये वही देखती हैं और उसे देखकर मुग्ध होती हैं। आज निश्चित रूप से उस शादी के घर में शोभना सबसे अधिक सहज होगी, सबसे अधिक उज्जवल, सबसे अधिक जिंदा दिल। उस लड़की का जीवन जैसे फूलों की तरह खिल रहा है। फिर एक दिन वो किसी कोख में किसान के लिए शांति का स्वप्न देगी, केवल शांति का स्वप्न। वाणी काफी हद तक चारू जैसी ही है। वो पीछे छूट गई है। उत्सव उसे अच्छा नहीं लगा, सिर में दर्द हो गया, उसकी आंखें गहरी हो गई। वो धीरज और निस्तब्धता का अर्थ जानती है। बंगले के बरामदे में, जहां चांदनी ने केवड़े, बांस, बादाम, नीम और सहजन की डालियों पत्तों की परछाइयां चुपचाप सहेज कर रखती थीं, वो वहीं बैठी थी जब चारू ने आज जाकर उसे देखा। यदि चारू आज नहीं आता तो भी वाणी इसी तरह पूरी रात अकेले बैठी रह पाती। वो अकेले बैठना जानती है, अगर जरूरत पड़े तो पूरी जिंदगी भर के लिए भी। जो बैठे रहते हैं वे सोचते हैं, जो सोचते हैं वे अलग हो जाते हैं, या जो अलग होते हैं उन्हें बातें सोचना अच्छा लगता है। वाणी की तरह, ऐसे किसी किनारे पर बैठकर। क्या ऐसा नहीं है वाणी? वाणी ने कहा, बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा चारू, लगभग 2 साल बाद हमारे घर आए हो। ओह, उस दिन क्रिकेट के समय तुम थी क्या? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? तुम निश्चित रूप से बाहर नहीं आई थी। नहीं, मैं ठीक इसी जगह बैठी थी। ठीक इसी जगह? तो फिर मैं कैसे देखता बताओ? चारू थोड़ा रुककर बोला,
मैदान पर मेरी जो स्थिति थी, मैं कई जगहों पर गया जरूर था, पर इन झाऊ के पेड़ों ने तुम्हें ओट में छिपा रखा था। चारू ने फिर कहा, तुम बाहर क्यों नहीं आई? शायद अब बड़ी हो गई हो, है ना? झाऊ की डालियां चांदनी रात में बंगले के बरामदे पर हिल रही थी। वहां उस लड़की के चेहरे पर चांद थोड़ा और आगे आ गया था। वाणी के चेहरे से परछाई थोड़ी और हट गई थी। चेहरा, ये चेहरा बुरा नहीं है, भले ही गोरा न हो। होंठ जैसे तराशे हुए हों, पतले होंठ, आंख और नाक जैसे किसी अत्यंत निपुण और कठोर हाथ ने खुद आकर इन 3-4 चीजों को गढ़ा हो। इस चेहरे को देखकर मन में कोई वासना नहीं जागती। चारों कल्पना कर पा रहा था कि जो लोग इसे प्रेम करेंगे वे आखिरी दिन तक इस चेहरे की चमक से आकर्षित रहेंगे। वे दुनिया का और कोई चेहरा देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन जो इसे प्रेम नहीं कर पाएंगे, शायद किसी अजीब प्रेम ने उन्हें धोखा दिया हो, फिर भी इस चेहरे को देखकर वे कामुकता से लाल नहीं होंगे। वाणी के चेहरे की बनावट ऐसी ही थी, लेकिन फिर भी चारू उससे प्रेम नहीं कर पा रहा था। वाणी ने कहा, तुमने मुझे देखा नहीं सो तो ठीक है, पर शायद ये भी भूल गए थे कि मैं अस्तित्व में हूं। वाणी ने झूठ नहीं बोला था। पिछले साल बस एक बार इस लड़की की याद आई थी, तब लगा था कि जीवन में ऐसा प्रेम इतनी जल्दी कैसे मर गया। उसी दिन से प्रेम पर संदेह होने लगा था, जैसे प्रेम की अस्थिरता ही सत्य हो, मनुष्य के मन का गहरा विश्वासघात ही अंतिम सच हो। इस 1 साल के भीतर एक बार भी वाणी की याद नहीं आई। उस दिन उनके घर खेलने आकर भी कोई एक लड़की अचानक कैसे दूर हो गई, ये सोचकर एक बार भी उसका मन नहीं चौंका। हालांकि अन्य अनगिनत कारणों से उसे बार बार चौंकना पड़ा था। हाय, इसी तरह दुनिया के बड़े बड़े लेखकों और कवियों को भी लोग भूल जाते हैं। जब वे अपना काम पूरा करके चले जाते हैं, तब लोग उन्हें मृत भी नहीं समझते, बल्कि ऐसा मान लेते हैं जैसे वे कभी जन्मे ही न थे। वाणी ने उस दिन के क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं कहा, न ही साइकिल की कोई बात छेड़ी। रंजीत या शोभना के संबंध में उसने कोई जिक्र तक नहीं किया। जैसे इन तमाम चीज़ों और इन तमाम लोगों से वो कितनी पृथक हो, वो जैसे इस संसार की ही नहीं है। चारू ये जानता था, वो वाणी को पहचानता था। उसका कवि विवेक इस लड़की को ही अपने लिए अधिक उपयुक्त मानता था, लेकिन फिर भी वो उससे प्रेम नहीं कर पा रहा था। अपनी बहुत सी कविताएं फाड़कर यदि चारू भी रणजीत या सुधीन जैसा बन पाता, यदि उसके भीतर भी सारा दिन कक्षाओं में घूम घूम कर खिलाड़ी चुनने की रुचि होती, स्कूलों में मैचों का इंतजाम करके हफ्तों मौज मस्ती में बिताने की शक्ति होती, यदि वह भी उनकी तरह बेपरवाह होकर 10 सेर 20 सेर मांस काट पाता, जैसे वह 10 मन हो, और चिल्ला चिल्लाकर उस मांस को खा पाता, फिर एक फुटबॉल मैच खेलकर उसे हजम कर डालता, तब क्या होता? तब शायद वो शोभना को हासिल कर पाता, कम से कम प्रेम में। तब वो पेचीदगियों को समझना ही नहीं चाहता, और प्रेम ना होने पर भी वो वाणी को लेकर वासना से भर उठता। तब वह घास जैसा सरल और हरा हो पाता, आकाश जैसा नीला हो पाता, क्योंकि वासना सरल है। जिस प्रेम के भीतर बीज और फसल की बात हो, वह भी सरल है। जब चारू का मन शोभना की ओर झुकता है, तब वो क्रमशः एक स्वाभाविक अनुभूति महसूस करता है। लेकिन फिर भी प्रेम सरल नहीं है। जीवन की हर तरह की स्वाभाविकता से चारू भी बहुत दूर है, और वाणी भी। वाणी ने कहा, तुम अपनी कविताएं एक समय मुझे दिखाया करते थे। चारू बोला, आज भी लाया हूं। सच तो यह है कि इन 2 सालों में मैंने जो कुछ भी लिखा है, कई बार सोचता था कि अपनी ये रचनाएं किसे दिखाऊं। बिना दिखाए क्या रहा जा सकता है वाणी? वाणी ने कागज के 2 टुकड़े उठा लिए, उन्हें धीरे धीरे मोड़कर अपने ब्लाउज के भीतर रख लिया। स्त्रियां बहुत सी गोपनीय चीजें, शायद बहुत आत्मीय चीजें वही रखती हैं, ब्लाउज के भीतर, हृदय के पास। चारू ने पहले भी कई बार ऐसा देखा था, लेकिन जब उसने अपनी ये कविताएं लिखी थी, तब क्या एक बार भी उसने सोचा था कि ये कागज किसी संपादक के मेज पर कभी नहीं पहुंचेंगे, बल्कि एक लड़की के ब्लाउज के भीतर ही कैद रह जाएंगे? मन कोमल हो उठता है, और भी कोमल, और भी कोमल। झाऊ की छाया अब वाणी के चेहरे से हट रही थी। वो सुंदर लग रही थी। क्या वो सुंदर नहीं थी? लोग कहते हैं कि एक बार प्रेम मर जाए तो फिर जीवित नहीं होता। क्या सच में? चारू अभी बहुत बच्चा है। वो सोचता है कि वाणी को वो कभी चाहता था, पर अब नहीं चाहता।
बड़े कवियों की किताबों के पन्नों से पढ़कर वो ये विश्वास करने लगा है कि प्रेम एक बार मर जाने पर दोबारा नहीं जी सकता। उसे लगता है कि अब वो शोभना को चाहता है, शायद चाहता भी हो, लेकिन कौन जाने जीवन कितने समय बाद कितने रास्तों से घूमकर फिर इसी वाणी को प्रेम करने के लिए वापस आएगा। तब तक हृदय पक चुका होगा, तब तक वो आघ्राण, वो आस्वाद, वो पीला हरा और धवल वर्ण परिपक्व हो चुका होगा। तब अनुभव प्रगाढ़ होगा, चिंता गहरी होगी। इस लड़की से अधिक उपयुक्त चीज दुनिया में उसे और कहाँ मिलेगी। तब शोभना एक सजे धजे खिलौने जैसी लगेगी, जैसे एक पैसे का गुब्बारा, गुलाबी, बैंगनी, न जाने कितने रंग और कितनी चमक। लेकिन फिर भी सावधानी की सीमा से बाहर निकलते ही जरा सी असावधानी से वो बस एक गैस बनकर रह जाएगी और कुछ नहीं। क्या ऐसा नहीं है? परंतु वो दिन अभी नहीं आया है। चारू अभी भी स्कूल का लड़का है। वाणी उसकी कविताएं पढ़ेगी और पढ़कर कम से कम कुछ तो समझेगी। इस अनुभूति के अलावा चारू को वाणी से और भी बहुत कुछ मिल सकता है, पर वो उसे चाहता नहीं। इस लड़की को वास्तव में वो अब प्रेम नहीं करता। कुछ मिनट गुजर जाते हैं, दोनों चुप हैं। कविताओं की कोई दूसरी प्रति, कॉपी नहीं है। वाणी भी शायद उन्हें अब वापस नहीं करेगी। क्या वो लड़की इन कविताओं को सहेज कर रखेगी? पर इससे साहित्य का क्या लाभ हुआ? चारू तो साहित्य को कुछ देने आया था। आज नहीं, पर किसी दिन वो जरूर समझेगा कि ये कविताएं साहित्य नहीं बनी थी। इसके बाद अभी और भी बहुत सी कविताएं और भी बहुत सा लेखन नष्ट होने के बाद उसे और भी बहुत कुछ गंवाना होगा। तब उसे समझ आएगा कि जैसे जीवन की पहली रचनाएं सुरक्षित हैं, काश वो भी जीवन की सारी रचनाओं को उसी एक जगह रख पाता। तब साहित्य का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, न प्रशंसा, न रूप का आविष्कार। तब साहित्य के कोई मायने नहीं होंगे। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।